हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में मैं लावनी विनीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी इस विशेष प्रस्तुति में एक बहुत खास क्रू है। एक ऐसी फिल्म की क्रू जिसे मैं अगर फिल्म कहूँ तो शायद उसके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि ये एक फिल्म नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक यात्रा है। तप, तपस्या, साधना, संन्यास, संघर्ष और देश को, समाज को दिशा देने वाले एक अदम्य साहस की कहानी अजय द अनटोल्ड स्टोरी। और उन्हीं की क्रू आज हमारे साथ है। जरा हम खुलकर स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, जो अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, फॉर्मर एमपी भी हैं और इस फिल्म के बहुत खास किरदार भी हैं। और हमारे साथ साथ शांतनु गुप्ता जी हैं, जिनकी ये कहना चाहिए कि द मैन बिहाइंड दिस स्टोरी, जिनकी बुक पर ही, जिनके किताब पर ही ये पूरी कहानी आधारित है। और अक्सर आपने इनको एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट देखा है, लेकिन आज पॉलिटिक्स और फिल्म दोनों की बात होने वाली है। हमारे साथ अजय मेंगी जी हैं, जिन्होंने विशेष रूप से इस फिल्म में बहुत खास किरदार निभाया है और ख़ास तौर से इस फिल्म को आकार देने में उनकी क्या भूमिका है, अजय जी से बात के दौरान जानेंगे। और इस पूरी पिक्चर को किस तरीके से एक सांचे में ढालना है, किरदार से क्या निकालना है, फिल्म के डायरेक्टर रविंद्र गौतम जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में निरहुआ जी आपसे करूंगी, क्योंकि जब ये फिल्म आपके सामने आई होगी, आपने पहले स्टोरी सुनी होगी, तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि आपके मन में जब ये स्टोरी सामने आई, वो पहला कौन सा भाव था जिसने आपको इस फिल्म के लिए हाँ कहने के लिए मजबूर किया? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक प्रेरणा है और एक तप, त्याग, तपस्या, इसकी पूरी यात्रा है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग, हमारे जो महाराज जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके जीवन से बहुत हम लोग प्रभावित हैं और कहीं भी उनके ऊपर कोई किताब मिल गई तो हम उसे ज़रूर पढ़ते हैं। तो जो सर ने किताब लिखी है, ये किताब हम लोगों के सामने है, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, शांतनु गुप्ता जी। तो ये बुक जब मैंने पढ़ी तो मेरे मन में ये आया कि इतनी बढ़िया किताब इन्होंने लिखा है, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। पर पता नहीं था कि ये कब बनेगी, कौन बनाएगा। अब ये संजोग देखिए कि इसी बुक के कार्यक्रम में सर जाते हैं अमेरिका और वहाँ हमारे अजय सर मिलते हैं इनको कार्यक्रम के दौरान, और उन्होंने भी ये किताब पढ़ी थी और उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि सर अगर आप अनुमति दें तो हम इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। उसके बाद वो भारत आ गए और ये शुरुआत हो गई। फिर हमारे फिल्म के जो निर्देशक हैं रविंद्र गौतम जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी इस फिल्म में आप एक किरदार निभाओ। तो हमने कहा फिल्म बना रहे हैं? उन्होंने कहा हम योगी जी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं और इस बुक पे फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने सर को कहा कि देखिए, अगर ये फिल्म का पार्ट होने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है तो आप मुझे जो रोल देंगे मैं कर लूँगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म होगी जो निश्चित रूप से एक सार्थक फिल्म होगी समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये लोगों को एक दिशा देने वाली फिल्म होगी। तो मैं इसका पार्ट बनना चाहूँगा। और संजोग की बात देखिए कि मैंने इसमें आपकी भूमिका निभाई है, पत्रकार की भूमिका मैंने निभाई है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अभी जो दौर चल रहा है, मैं शांतनु जी आपके पास आऊँ उससे पहले मैं अजय जी के पास ज़रा जाना चाहती हूँ कि जब ऐसी मूवीज़ आती हैं, क्योंकि ये ना कमर्शियल मूवीज़ का दौर है, और हालांकि अब हम देखने लगे कि आज की जो पीढ़ी है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड मूवीज़ ढूंढती है, और जब आप ऐसे किसी किरदार पर फिल्म बना रहे होते हैं तो उसके पहले आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आपके मन में आते हैं। तो जब आपने इस फिल्म की, आपने कहा कि स्टोरी पढ़ी, उसके बाद आपने ये सोचा, तो आपके मन में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कमर्शियल मूवीज़ के दौर में ये मूवी चलेगी नहीं चलेगी, ऐसी कोई सोच आपके मन में आई? धन्यवाद। जहाँ तक जब मैंने ये किताब पढ़ी
तो हमारे ध्यान में सबसे पहली चीज़ तो यही आई कि ये कहानी, ये स्टोरी टेलिंग हम हिंदुस्तान की पूरी जनता को दिखाएंगे और कमर्शियल वे में दिखाएंगे। ये जो कहानी बनाएंगे ये शांतनु जी की उस ब्यूटीफुल बुक से सब चीज़ लेंगे, लेकिन जब उसकी माला में पिरोएंगे हम तो ऐसा होना चाहिए जिसमें म्यूज़िक होना चाहिए, सॉन्ग्स होने चाहिए, हर सीन एक से बढ़कर एक होना चाहिए। मीन्स आपको ये लगेगा इस सीन से, जब पहला सीन देखेंगे तो दूसरा सीन लगेगा अरे ये अच्छा है कि वो अच्छा था। वाह। तो पूरी पिक्चर्स देखने के बाद 2 घंटे 22 मिनट की पिक्चर है। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, आप जब भी देखें इस पिक्चर को 19 को ज़रूर देखिएगा। ये पिक्चर 2 घंटे 22 मिनट निकल जाएंगे ना, आप थिएटर से उठेंगे नहीं। आप कहेंगे कि यार 20 मिनट तो और बनते थे। 20 मिनट आपको याद है यस और दिखाइए ना। उन्होंने मुझे कहा, हमें कहा उस दिन, हाँ मैंने सर और तो कम से कम 20 और थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए थी। हम बोले अगले पार्ट में वो देखेंगे। यानी इसका सीक्वल अभी भी आपने अभी से सोच लिया है कि बनना है। ये हम लोग सब देख ही नहीं पास ये- सकते ना, जो उनकी जर्नी है वो। लावनी जी ये आपके प्यार के ऊपर है, हम सब के प्यार के ऊपर है कि किस तरह का प्यार हमें मिलता है। और यदि अच्छा प्यार मिला तो ज़रूर बनेगी और प्यार जरूर मिलेगा, क्योंकि जब एक सोच के साथ, कहते हैं ना, जब आप मीठा बीज बोते हैं तो फल भी मीठा ही होता है। बिल्कुल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था। मैं रविंद्र जी आपके पास आऊँ, उससे पहले अब शांतनु जी के पास जाना चाहती हूँ, जी। जिनको मैं कह रही हूँ कि द मैन बिहाइंड द स्टोरी। क्योंकि एक लेखक होता है जो शब्दों के जरिए जीवंत कर देता है हर चीज़ को, हर तस्वीर को, हर किरदार को। आप जब इस किताब को लिखने के पीछे सबसे पहले, क्योंकि कैरेक्टर आपने चुना योगी जी का, और योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक प्रेरणा है। जैसे मैंने शुरुआती दौर में ही कहा, वो एक ऐसी किताब है जिनको आपने पूरे इसमें चैप्टर वाइज सामने रखा भी है, जिनका हर एक पन्ना एक सीख देता है। तो आप कैसे संपर्क में आए, कैसे आपको लगा कि नहीं इस बुक को लिखना चाहिए? देखिए ये पिक्चर और इस किताब में इतने सारे संयोग हैं, या उनको देवयोग कहूँ तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे अभी बताया कि मेरा इन्होंने किताब पढ़ी है, मैं अमेरिका जाता हूँ, मैं व्यक्ति से मिल देता हूँ, उसको अच्छी लगती है, उसने किताब पहले से पढ़ी हुई, ये सब आसान नहीं है ना ऐसा हो जाना। तो मैं अपनी 2016-17 में इलेक्शन था, 17 का इलेक्शन था, मेरी किताब थी उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में। मैंने करीब 100 से ज़्यादा RTI फाइल करी थी मायावती सरकार पे और अखिलेश सरकार पे, उसमें उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में है। तो मैं उसके अलग अलग लॉन्च कर रहा था, तो मुझे बहुत जगह, तब तक कैंपेन शुरू हो चुका था, मुझे इनकी रैलियाँ अटेंड करने का मौका मिला। मेरी रैली अटेंड करने की बड़ी शौक रहता है, मैं देखता हूँ, क्योंकि जो टीवी में दिखता है वो सैनिटाइज्ड वर्जन दिखता है, कैसे भीड़ आई, कैसे भीड़ गई, किस पार्टी की भीड़ कितनी अनुशासित है। इसीलिए शांतनु जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ये भी देखिए। चुपचाप जाता हूँ और एक आध बार तो मतलब आपको पता है रैली में आप दब दिप जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, लाखों की भीड़ होती है। तब मैं बड़ा इंट्रीग हुआ इनकी पर्सनालिटी से, थोड़ा बहुत देखा करते थे, इनको कवरेज बड़ी लिमिटेड मिलती थी जब ये सांसद थे तो। और उसी बार मुझे मठ भी जाना हुआ, चुपचाप मैं मठ पे गया, देखा मैंने अपना जनता दरबार कंडक्ट करे। मैंने कहा ये तो बड़ा विचित्र शब्द तो नहीं कहा, बड़ा इंट्रीगिंग टॉपिक है, इस पर लिखा जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, ये सब बात हो रही है, चुनाव हो जा रहा है, भाजपा जीत जा रही है और ये मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। अब मैंने कहा अब तो मेरे टॉपिक को फेस मिल गया भाई, अब तो मैं सोच ही रहा था इस व्यक्ति को, अब तो मैं उत्तर प्रदेश का पूरा परिदृश्य लिखूंगा, चुनाव लिखूंगा, उसका फेस भी मिल गया। ये किताब आ चुकी थी सितंबर में, कौन से 2017 के मार्च में शपथ ली, सितंबर में पहली बार मतलब मेरी टाइप करके उंगलियां थक गई। तो इतना कितना टाइप करा होगा मैंने। नॉर्मली माना जाता है कि आप एक किताब को 800-900 शब्द एक दिन में लिखते हैं, करीब 40,000 शब्द की बुक है। मुझे 3-3, 4-4 हज़ार शब्द लिखने होते थे। मैं उसमें 1 महीना 1.5 महीना गोरखपुर रहा, 1-1.5 महीना उत्तराखंड रहा। उत्तराखंड में तो मैं अभी एक जगह बता रहा था, पंचूर का गाँव ढूंढने में 1-1.5 दिन लग गया। कोई कहे ये पंचूर है, कोई कहे पंचूर खेड़ा है। वो गाँव में चल के जाएँ, दोबारा तक पहुँचे, ये तो माता जी तो वहाँ रहती हैं, पिताजी घर पे नहीं है, तब जाके तो मिले। ऊपर गाड़ी खड़ी करी, चल के जा रहे हैं। तो प्रेरणा इससे आई कि इनके बारे में जितना मीडिया में है सब नेगेटिव आए, इंग्लिश मीडिया में बिल्कुल नेगेटिव आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट इनके बारे में नेगेटिव लिखे। मैंने कैसे हो सकता है, अभी 19 साल से व्यक्ति सांसद है तो इतना क्या हो गया, क्यों इतना नेगेटिव लिखा जा रहा है उनके बारे में। तब मुझे लगा लिखना जरूर नहीं है, इस व्यक्ति को जनता के सामने लाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की जो चॉइस है, उन्होंने सोच के बनाया हुआ ना। देखिए ये तो कैंडिडेट नहीं थे 2017 के, इनको तो किसी ने बनाया। और ये तो सांसद थे, ये तो विधायक भी नहीं थे, तो इनको बनाया किसने? तो मैं तो बल्कि बार बार कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने पिछले 11 साल में बड़े बड़े सुंदर फैसले लिए हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो
इतनी सारी स्कीमें हो, गैस, उसमें जो सबसे बड़ा डिसीजन मैं टॉप पे मानूंगा वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि मेरे ख्याल से एक अच्छे लीडर की, जैसे हम सुरेश चौहान के जी में देखते हैं कि उन्होंने आप जैसे लीडर तैयार करे, अच्छे लीडर की मेरे ख्याल से एक बड़ी परिभाषा है कि वो अच्छे लीडर क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि भाई इतने तरह के टॉपिक लिखे जाते हैं, इस टॉपिक को जनता तक लाना चाहिए। और अब उस टॉपिक पे फिल्म बनना, वो तो देखिए मतलब मेरे लिए मतलब अविश्वसनीय है ना कि एक छोटी सी किताब, 133 पन्नों की किताब, 2.5 घंटे की मूवी बन गई, 2 घंटे 20 मिनट की मूवी बन गई, इतने बड़े लार्ज पर्दे पे मैंने जब प्रीव्यू में देखा तो सच में आंखें नम हो गई। आपने कहा कि आंखें नम हो गई। रविंद्र जी, ये एक डायरेक्टर ही करवा सकता है, वो हंसा भी सकता है, वो रुला भी सकता है। पर्दे पर किरदार को जीवंत कराने की जिम्मेदारी आप पर थी, क्या अनुभव रहा आपका, और सबसे टफ क्या लग रहा था जब इस को शुरुआत हुई होगी इस फिल्म की, तो टफ क्या लग रहा था आपके लिए, कैसा अनुभव देखिए रहा? सबसे टफ क्या होता है, इजी क्या होता है, एक फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर पिक्चर बनाना बहुत इजी होता है। आप कुछ भी बना सकते हो, जो वो करेगा वो सच होगा, जो आप करवाएंगे वो सच होगा। पर यहाँ एक जीवंत उदाहरण है हमारे पास, इतनी बड़ी शख्सियत है और उन्होंने इतना कुछ किया है, तो उनके बारे में बनाना अपने आप में चैलेंजिंग था, क्योंकि उनकी लाइफ भी बहुत चैलेंजेस से गुजरी है। एग्जैक्टली। वो एक छोटे से गांव से आए हैं और कैसे कैसे वो यहाँ पे आज इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके पड़ाव भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये किताब पढ़ी तो इसमें शांतनु जी ने इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि मुझे लगा पूरी किताब तो एक पिक्चर में नहीं आ पाएगी भाई। तो हमने बीच में कहीं रोक दी पिक्चर, जहाँ वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, हमने कहा ये पिक्चर यहीं पर ख़त्म करो, बिकॉज बहुत लंबी जर्नी थी। और किसी भी जर्नी को हम शॉर्ट करके नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि हर चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी। आप सोचिए कि एक 22 साल का लड़का सन्यासी बन जाता है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कितने लड़के बनते हैं 22 साल की उम्र? 22 साल की उम्र में अगर आप इनके किताब में फोटोग्राफ देखेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स हैं कॉलेज में चश्मा लगा के, बंडाना पहन के, लाइक एनी अदर कॉलेज गोइंग बॉय। तो आप सोचिए कि मतलब एक नॉर्मल एक युवा जो करेक्ट उस समय होता था। और अचानक से एक ट्रांसफॉर्म हो जाता। अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? बड़ी रिसर्च गई, इन्होंने जो लिखा था वो तो लिखा ही था, हम लोग ने बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, जितना कुछ इनके बारे में मिल सकता था उतना देखा। फिर कहीं एक टेलीविजन का इंटरव्यू दिखा जहाँ ये बड़े भावुक हो गए। जैसे आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो वहाँ तो हुए थे, वो तो सबको मालूम है, पर एक टॉक शो में बहुत भावुक हुए जहाँ पे इनके परिवार के बारे में बात की गई। जी। तो मुझे लगा ये ना एक बहुत सेंसिटिव आदमी है, सेंसिटिव है इसीलिए माफिया को साफ कर पाए। एग्जैक्टली। क्योंकि एक सेंसिटिव आदमी ही क्रांतिकारी बनता है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होगी वो क्रांतिकारी कभी नहीं बन सकता। बहुत सिंपल सी बात है। तो इतना कुछ था दिखाने को, इतना चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत मज़ा आया। और आप फिल्म देखेंगे तो अब आप लोग बताएंगे कि कितना आप बता रहे हैं तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। तो फिल्म देखने के बाद क्या होगा, ये तो अभी सिर्फ एक इंटरव्यू हो रहा है और ये है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि जो संजीदा होगा, जो संजीदगी होगी, संवेदनशीलता होगी, तो वो हमेशा सही, अच्छे और कड़े फैसले लेगा। और हम पत्रकारों की आदत होती है, बहुत सवाल पूछते हैं आप। तो इस फिल्म में भी आपने बहुत सारे सवाल पूछे, किरदार किस तरीके से आगे बढ़ा है। थोड़ा सा पूरा रिवील मत करिए क्योंकि मैं खुद नहीं चाहूँगी, मैं चाहूँगी थिएटर में जाकर 19 तारीख को ये फिल्म देखी जाए। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके किरदार को मैं पूछना चाहूँगी। मैं अपने निजी अनुभव से भी बता सकता हूँ जी। कि मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ, और जब मैं राजनीति में गया तो मुझे राजनीति की ज़ीरो समझ थी। जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा वहाँ के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब वहाँ के पत्रकार मुझे मिले तो उनको सब कुछ पता था कि कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो वो लोग जब मुझे मिले और उन लोगों ने बताया तो सिर्फ 2 साल में ही हमने सब कुछ ठीक करवा लिया, योगी जी से और मोदी जी से। पूरा जो जो करना था सब कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरी जो सहायता है वो पत्रकार कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी राजनेता कुछ अच्छा करना चाहता है तो एक पत्रकार बहुत अच्छा उसका सहयोगी हो सकता है। और एक अच्छी टीम जब होती है तो
ही अच्छा काम हो पाता है। तो आज यूपी के अंदर वही है कि जो टीम बनी है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, या वो पार्टी के लोग हों, संगठन के लोग हों, सब लोग मिलजुल करके जब प्रयास किए हैं तब जा करके ये इतना अच्छा रिजल्ट आया है। क्योंकि चाहते तो सब यही हैं, जी हर कोई चाहता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में रोजगार लगे, लोग व्यापार करने के लिए आए। लेकिन वो होगा तब जब वहां कानून का राज होगा। और ये पत्रकारों के सवाल के दम पे ही होता है कि जब तीखे सवाल पूछे जाते हैं तो उस पर कार्रवाई जल्दी होती है। और वो कार्रवाई हुई और देखिए आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। वाकई मतलब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना ये बहुत टफ था। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमारे सामने नेता, अभिनेता और गायक भी बैठे हुए हैं, हम आगे बढ़े और निरोहा जी आपकी आवाज़ में वो दम नजर नहीं। आपने कहा ना पत्रकार दम के साथ पूछता है, तो एक गायक भी अपना दम दिखाता है। बिल्कुल इसी फिल्म में गाना है, जी अब तो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आड़े आया वो तो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, ये पीछे नहीं हटा है जब जब अपने जिद पे बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। तो ये गाना इस फिल्म में है। और योगी बाबा जब पहली बार सांसद बने तो सांसद बनते ही उन्होंने जो वहाँ पे देखा था गोरखपुर के अंदर जो दुर्व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए वो सड़क पे बैठ गए जी और उन्होंने कहा जब तक ये होगा नहीं हम उठेंगे नहीं। और अधिकारियों को करना पड़ा, जबकि सरकार उनकी नहीं थी। जब वो सांसद बने थे सरकार किसी और की थी, पर ये वो योगी बाबा का पावर था कि वो बैठ गए और उन्होंने करा लिया। तो ये बहुत इसी को कहते हैं क्वालिटी। लेकिन इसी क्वालिटी ने उनको बुलडोजर बाबा भी बना दिया। क्या ऐसा कुछ इस फिल्म में फिल्माया गया है रविंद्र जी? क्योंकि योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, आप तो जानते ही होंगे, आप सभी जानते हैं। क्या है कि वो तो सब लोग जानते हैं बुलडोजर बाबा, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हुई वो आपको इस फिल्म में देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा शुरुआत कहाँ हुई है? उसका बीज कहाँ पे पड़ा था वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि लावनी जी हमारी मूवी तो 2017 पे खत्म हो जाती है, बुलडोजर तो पिक्चर में उसके बाद आता है, लेकिन वो बुलडोजर वाली भावना, न्याय देने की भावना, माफियाओं के अगेंस्ट जो भावना, वो कहाँ से आई वो रविंद्र जी ने दिखाया। तो मतलब हम सीक्वल 2 इसीलिए तो कह रहे हैं ना, आपने कहा कि अभी लग रहा था कि बहुत कुछ है अभी करने के लिए। सीक्वल 1 में भी आपको देखने मिलेगा, लेकिन पर्दे में जाकर देखिएगा। अच्छा क्या होता है वो क्या है, वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, पर आपको इस पिक्चर में ये देखने को मिलेगा कि वो क्या भावना रही होगी, उनकी क्या फ्रस्ट्रेशन रही होगी किसी आदमी की कि उसे लगा कि मुझे इस जगह पे बुलडोजर चला देना चाहिए। बहुत पहले चला देना चाहिए था, नहीं चला, अब मैं चलाऊंगा। तो एक भावना होती है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है आपकी कि आम आदमी की ज़िंदगी इतनी ख़राब है। वो भावना, वो फ्रस्ट्रेशन उनकी लाइफ में जिसने उनको इतना स्ट्रांग बनाया, वो आपको देखना। रविंद्र जी आप पहले भी, क्योंकि महारानी बहुत फेमस जी, वेब सीरीज रही है, पॉलिटिकल बॉडीज पर उनके कैरेक्टर पर उनको जीवंत कराना, ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस क्या दे कर जाता है समाज को? तो आप बहुत कुछ देते हैं, लेकिन क्या स्वयं में भी कोई बदलाव आता है उसके बाद? हाँ बिल्कुल आता है। आप सिर्फ पॉलिटिक्स के, आप जितने, और स्पेशली जब आप बायोग्राफीज करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आपके खुद के अंदर आते हैं। जैसे मैं पर्सनल बताऊंगा तो मेरे अंदर मुझे योगी जी के बारे में जब ये इतना पढ़ा लिखा, काम किया, फिल्म बनाई, तो वो आज भी जिस सादगी से रहते हैं वो इतना हमें छू गई। मैं अपने आप को फॉल्स लगने लगा। हमें लगा हम फॉल्स जीवन जी रहे हैं बॉम्बे में। एक शो बिजनेस जो बोला जाता है ना कि शो बिजनेस है, यहाँ ये होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। मतलब आप बॉम्बे में जानिए तो आदमी जो है घर वर खरीद, घर में खाने को नहीं होगा पर गाड़ी बड़ी खरीदता है कि फिल्म में उतरेंगे तो हम किस गाड़ी से उतरेंगे। तो ये जो फॉल्स चीज़ें हैं जो आदमी को खोखला बनाती है, जो आदमी को नकली बनाती है,
इनकी फिल्म करने के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि भाई धरातल पे आ जाओ, सच्चाई क्या है, आप कैसे सच्चे रहोगे, वॉट मैटर्स इन लाइफ इज समथिंग एल्स। आपने व्हाट मैटर्स इन लाइफ। और जब हम लाइफ की बात करते हैं, शांतनु जी कहते हैं ना कि आपको कुछ बदलाव लाना हो तो आपका एक साहित्य बदल देता है। और वर्तमान हमारा ऐसा है, हम पहले भूत की बात कर लें। भूतकाल हमें ऐसा साहित्य मिलता रहा है जो कई बार गलत नैरेटिव और गलत परसेप्शन के साथ हमें आगे लाकर जिसने खड़ा किया। लेकिन अब धीरे धीरे कहते हैं ना, आगे वाली पीढ़ी के लिए अब वो पर्दे खुल रहे हैं, आईने पे लगी हुई धूल जो है वो खत्म हो रही है, हट रही है। तो आपको लगता है कि आपकी ये बुक भी आईने पे लगी हुई इस धूल को खत्म करेगी, या फिर ये भी किसी ऐसा तो नहीं है कि ये मूवी या ये बुक भी, क्योंकि पहले भी मुझे याद है इस बुक के बाद भी बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए थे, तो ये फिल्म आपको लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल फिल्म बनकर रह जाएगी? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो आपने कहा इतने आए कि अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में इसका नाम हाँ, लिया और बिल्कुल। बोला द मांग हू बेगम चीफ मिनिस्टर। आप तो अपने पे किताब लिखवा ली, हाँ, सामने बिल्कुल, बिल्कुल। योगी जी बैठे थे। लेकिन मैं बार बार किसी भी जब युवाओं के बीच में जाता हूँ तो मेरे ख्याल से हमने कहा था दक्षिण पश्चिमी राइट विंग में इतना कम लिखा गया है कि आप जितनी किताबें लिख दीजिए कम है। क्योंकि जब आप किताब लिखते हैं उस पर कोई फिल्म बनाता है, उसे रिसर्च में कोई कोट करता है, उससे कोई ट्वीट करता है, लेकिन उसके लिए कंटेंट चाहिए। Exactly. तो कंटेंट तो आप जितना, क्योंकि आप सबसे अच्छा सोचेगा, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पे डब्ल्यू एच स्मिथ की या कोई एक बुक स्टॉप होता है, उसमें आप देखिए डिस्प्ले में जो टॉप 10 किताबें होती हैं उसमें आज भी वामपंथी किताबें 9, उसमें एक आध हमारी किताब, कोई विक्रम संपत्ति जी की किताब, साई दीपक की किताब एक आध होती है। तो अभी भी वामपंथी किताबों का बड़ा चलन है, वहाँ पे लिखने पढ़ने की ज़्यादा विधा है। और जब वो मूवी पे पहुँच जाती है, इसे अगर लाख लोगों ने पढ़ा होगा तो करोड़ लोग पिक्चर देखेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई इस देश में मुगल आज़म बनती थी, लेकिन जिस मुंबई में छत्रपति शिवाजी का जो जगह है महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी पे हिंदी पिक्चर नहीं बनी, वो आज बन रही, 2 पिक्चरें बन रही हैं। एक कर्नाटका से बन रही है, फिर हिंदी बन रही है। झांसी की रानी पे पिक्चर अब जाके बनी, रईस पिक्चरें बना करती थी, एक गुंडे को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, शूट आउट एट लोखंड वाला बन रही है। लेकिन जो हमारे सच के हीरो हैं, जो सही हीरो हैं, उन पे पिक्चर नहीं बन रही थी। तो मेरे ख्याल से ऐसी किताबें, ये किताब बहुत चर्चित किताब है, 12 भाषाओं में है, विश्व की लाइब्रेरी में है, अमेरिकन कांग्रेस की लाइब्रेरी में ये किताब है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है। ये ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में एक फेलोशिप में गया था, तो हमें लाइब्रेरी का टूर दिया। तो सबसे पहले मैंने वहाँ लैपटॉप में अपनी किताब ढूंढी, सबको दिखाया, देखिए मेरी किताब यहाँ पे। और मैंने जहाँ पे वो रैक में थी वहाँ जाके उस किताब को पकड़ा कि ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में योगी आदित्यनाथ की किताब है। तो मेरे ख्याल से लिखा तो जितना जाए वो कम है, और उस पर अगर पिक्चरें बन जाएँ तो फिर तो वो अमर ही हो जाती है बात। तो अब ये फिल्म भी अमर होने वाली है। निरज जी, आप इसका पार्ट है। मैं फिर से ज़रा उस मुद्दे पे आती हूँ, क्योंकि लोग इसको जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, दर्शक, कि जब कोई किरदार निभाया जाता है तो चैलेंज क्या था, कि आपने तैयारी कैसे की, कोई ऐसा मूवमेंट हो जिसमें आपको थोड़ा सा टफ लगा हो, वो मूवमेंट, उसके लिए उस सीन के लिए आपने ज़्यादा समय लिया हो? नहीं, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं रविंद्र गौतम जी, वो उनको पूरा क्लियर है कि उनको क्या चाहिए, और वो जिस तरह से हम लोगों को समझाते थे, पूरा डीपली बताते थे कि ये इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, सोच क्या है। तो वो सारी चीज़ें इतनी क्लियर होती थी कि आसानी से हो पाया, उसमें कोई दिक्कत तो आई ही नहीं। पूरे शूटिंग के दौरान नहीं आई, क्योंकि हम लोगों ने किताब भी पढ़ रखी थी, और चूँकि मैं योगी जी से मिलता भी रहता हूँ, मैं कई बार उनके साथ में कार्यक्रम भी करता रहता हूँ, तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। हाँ, मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे बात हुई लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सारी बातें, ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म राजनीति के ऊपर है ही नहीं। ये एक फिल्म ऐसी है जो हर किसी को देखनी चाहिए, हर बच्चे को देखनी चाहिए, कि आपको अगर अपने जीवन में कहीं भी पहुंचना है, किसी भी मंजिल तक जाना है, तो वो आप पा सकते हैं हमारे भारत में। हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि जैसा हमारे डायरेक्टर साहब जब हम लोग को बताया तो पता चला कि जब ये उनके बारे में सारी जानकारी जुटा रहे थे हमारे राइटर साहब, तो ये लोग जब उनके गांव गए तो उनके गांव तक सड़क भी नहीं पहुंची है। मतलब हाईवे पे ऊपर है, लेकिन फाइनली पगडंडी जाते जाते 1-1.5 किलोमीटर चलना ही पड़ता है वहाँ तक। तब जिस गांव में सड़क नहीं पहुंची, उस गांव का बच्चा पहुंच गया, कि पूरे प्रदेश को ही उन्होंने आज हाईवे प्रदेश बना दिया है। सबसे ज्यादा हाईवे वाला प्रदेश उस बच्चे ने बनाया है जिस बच्चे के गांव तक सड़क नहीं पहुंची अच्छा, थी। योगी जी से आप मिले होंगे और आपने बताया कि ये फिल्म बन रही है,
भाव क्या था उनके चेहरे पे? हम लोग बताने वाले थे तब तक ये सेंसर में अटक गई। शूटिंग हुई, शूटिंग होने के बाद मेरे मन में भी ये था कि मैं जब मिलूंगा महाराज जी को तो मैं बताऊंगा कि एक फिल्म बनी है और उनको मैं कहूंगा भी कि एक बार आप भी देखें। उसके पहले ही सेंसर में अटक गई फिल्म, तो फिर हम लोग रुक गए कि ठीक है, अब एक बार जब फैसला आ जाए, फिर अब तो कोर्ट से फैसला आ गया कि बिना किसी कट के ये फिल्म रिलीज हो रही है। और अब जब भी हम लोग मिलेंगे उनको तो आग्रह करेंगे कि वो भी एक बार जरूर देखें ये फिल्म। सेंसर पे भी अभी वामपंथ हावी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म लाते हैं तो ये कैची चला दो, महारानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाते हैं तो ये कैची चला दो, अब योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर, और वो भी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मूवी नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है। और एक रिसर्च किताब पे बेस्ड है, उस पर भी कैसी चला। और 7-8 साल से वो किताब है, अगर उसमें कुछ आपत्ति थी तो पहले ही हो जाती। तो ऐसे सेंसर बोर्ड के लिए क्या कहेंगे? तो यही कहूँगा कि सिर्फ सेंसर बोर्ड नहीं, सेंसर बोर्ड के साथ साथ मैं अपने देश के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप बिना देखे किसी भी विषय पे अपनी राय मत बनाइए। आप पहले देखिए, देख के समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप पहले से ही अगर कुछ भावना पहले से बना लेंगे कि अरे ये साधु की फिल्म है तो कुछ धर्म की फिल्म होगी, ये चीफ मिनिस्टर की फिल्म है तो ये राजनीतिक फिल्म होगी, ये पहले ही अगर आपने धारणा बना ली तो फिर आप न्याय नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सेंसर बोर्ड हो चाहे हमारे दर्शक हों। आप पहले फिल्म देखिए फिर अपनी राय दीजिए, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो एक अलग ही कहानी है। ये तो ऐसी कहानी है कि हम रियल हीरो बहुत कहानी देखे हैं, लेकिन हमारे बीच में आज एक रियल हीरो जो हैं उनकी फिल्म आई है और वो हर बच्चे को देखनी चाहिए, और हर बच्चा देखेगा भी, 100% देखेगा, क्योंकि ये एक लेसन देने वाली स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता चला है कि आपने भी इस फिल्म में भूमिका निभाई है। जी हाँ, मेरी एक मुख्य भूमिका में से एक भूमिका है। जी। उस भूमिका में मेरा जो किरदार है वो एज ए मैनेजर है, जो मैनेज करते हैं बड़े महाराज से लेके छोटे महाराज तक। पहले वो बड़े महाराज के साथ रहते हैं, तो बड़े महाराज का जो नेचर स्वभाव वो अलग है। उसके बाद जब छोटे महाराज आते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो उनका स्वभाव अप्रोच अलग है। तो दोनों को मैनेज करना तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, लेकिन डायरेक्टर साहब ने, जैसे अपने निरहुआ सर ने बताया कि ही इज़ सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, एक एक स्टेप में बताते थे कि वो काम है, ये एग्रेसिव है, आपको यहाँ पे अपने दिमाग में ये मीन्स ही हेल्प मी ईच एंड एवरी प्लेस। तो चैलेंज, अब आप फैसला तो आप लोग करेंगे 19 को। बेसिकली मैन फ्राइडे होता है ना किसी का, ये मैन फ्राइडे। इनका जो कैरेक्टर है अवैधनाथ जी के लिए भी मैन फ्राइडे थे, और फिर ये योगी जी के लिए भी मैन फ्राइडे थे। अवैधनाथ जी के रोल पे अगर मैं बात करूं, परेश जी भी हैं इस फिल्म में, और मैं भी आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, आपने कहा कि जब बड़े महाराज जी का किरदार आया तो जैसे ही आप लोगों ने परेश जी को देखा और आपने कहा कि बस ही इज़ द राइट पर्सन। तो ये देखते ही और ये जो सोच आई, और कहा जाता है कि वो बहुत इजी है उनको हैंडल करना, वो कैरेक्टर को तुरंत जीने लगते हैं। तो उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा इस फिल्म को लेकर अगर मैं बात करूं? देखिए, इस फिल्म को लेके उनके साथ का एक्सपीरियंस तो मैं बताऊं, जिसे कहना चाहिए कि लर्निंग एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए। हम लोग उनसे बहुत जूनियर हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने सीनियर हैं, उनके अंदर भी वही सादगी है, अपने क्राफ्ट को लेके वही सच्चाई है। मैं आपको बताऊं, आजकल के आप एक्टर्स उन सबसे उनको भी जानते होंगे, इनको दाढ़ी विग सब लगाना होता था जी। ये लंच नहीं करते थे, उससे खराब हो जाता है शायद। वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए, वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए। और दूसरा, आज की तारीख में जिसे कहते हैं, लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं हो जाए वो अलग बात है कि मैं निकालूंगा, खाना खाऊंगा, लगाऊंगा, प्रोड्यूसर का टाइम वेस्ट हो। परेश सर से एक चीज़ तो हमने सब ने सीखी है, ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अ इंस्टीट्यूशन, जिससे आप सब कुछ सीख सकते हैं। और अजय जी, आपको याद है जब हम वो कॉलेज के हॉल वाला सीन शूट कर रहे थे,
तो उसमें बहुत सारे जूनियर एक्टर्स हैं जो कॉलेज की भीड़ में बने। एक शॉट के दूसरे शॉट में उनके साथ बैठे रहे और बातें बताते रहे अपने किस्से। बच्चे ऐसे थे कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मतलब 25-25 साल के बच्चे उनकी कहानियाँ सुन रहे हैं। सर वो वाला सीन बताइए सर, उसमें क्या हुआ। और वो बैठे रहे 1-1.5 घंटा जब तक अगला शॉट लग रहा था। उनके साथ फोटो खिंचाते रहे आपको, और वो उसमें थे अपने कॉस्ट्यूम में, उसके चित्र भी हैं। मतलब जैसे उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशन है। नहीं तो क्या होता है, आदमी अपनी वैन में बैठ जाता है, चुप मैं ठीक है मैं क्यों करूँ बच्चों के साथ, मैं क्यों इनकी ट्रेनिंग करूँ। एक्चुअली जो सच्चा किरदार होता है ना, सच्चा कलाकार जिसे कहते हैं, कला को जो जीने लगता है, तो उससे हम उसको इंस्टीट्यूशन ही मानते हैं। हमारे बगल में भी अभी और नीरज जी मैं बैठे दिनेश हुए जी को भी यही हैं। बोलूंगा कि बिल्कुल। ही इज वन ऑफ द इसीलिए मैंने कहा, हमारे इंस्टीट्यूशन। बगल में भी बैठे हुए हैं नीरज जी। इनकी भी सादगी हाँ। देख के ना ऐसा लगता है हाँ। कि कुछ शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मुझे कम से कम 8 घंटे चाहिए इनके बारे में बताने के लिए। लेकिन एक बात तो है, इनके साथ शूट करना बड़ा मुश्किल है भाई। पूरी दुनिया पहले तो सेल्फी लेगी इनके साथ, वहाँ पे जो भी होगा वो जहाँ जाएंगे इनके साथ शूट करने में 1 घंटे का शूट 3 घंटे में होता है, क्योंकि इज अ नेशनल क्रश। अच्छा, अभी क्योंकि बड़े महाराज जी की बात हो गई और छोटे महाराज जी जो लीड रोल कर रहे हैं हमारे जोशी जी की अगर बात करो, आनंद जोशी जी की बात कर रहे हो, तो ये कैसे चयन कैसे हुआ कि चयन, हाँ चयन कैसे? देखिए चयन कैसे हुआ, चयन में बहुत सारे लोग, हम लोग ने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे। पर क्या है, कोई भी किरदार निभाने के लिए अगर कोई एक्टर आ रहा है तो मेरा ये मानना है उस एक्टर में भी वो सादगी होनी चाहिए, वो सिंसियरिटी होनी चाहिए, वो इनोसेंस होनी चाहिए, और वो भी जैसे आपने कहा उतना संजीदा होना चाहिए, उतना सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइफ, समाज के प्रति उतना सेंसिटिव। तब वो किरदार को एक्चुअली अच्छे से निभा पाएगा। और एक कहते हैं जिसमें एक आर्टिस्ट का एक हम परफॉर्मेंस देखते हैं और एक हम इंसान देखते हैं। तो हमने इसमें जितनी परफॉर्मेंस देखी किसी की, उतना ही इंसान भी समझने की कोशिश की कि ये इंसान वैसा है कि नहीं है। और तब हम अनंत बहुत सिंपल, सीधा साधा, इनोसेंट सा लड़का है, बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इतनी थी ना कि उसने कैरेक्टर को ऐसे जज्ब कर लिया। एंड आई थिंक पिक्चर बनने के बाद अब आप लोग भी बोलेंगे कि मुझे नहीं लगता अब कि उससे अच्छी कोई चॉइस हो सकती है पर्दे पे योगी जी को दिखाने के लिए। ये इन्होंने तो सीन करे हैं, ये बताएंगे, इन्होंने तो सीन शूट करे हैं उनके मैं साथ। तो अनंत जी के बारे में बताना चाहूँगा, जी। क्योंकि हम लोग 17 साल पहले भी आपके साथ में इंटरव्यू कर चुके हैं। जी। तो इतने लंबे अनुभव के बाद, इतने समय काम करने के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि अनंत के साथ काम करके आप सीखते हैं। और मैंने सीखा कि ये डेडिकेशन मतलब एक अलग लेवल का है कि वो किरदार में इस कदर उतर गए कि चूंकि मैं योगी जी के साथ में ऐसे बैठ के बात करता हूँ, तो जब सीन में मैं अनंत से बात करता था तो मुझे लगता था योगी जी ही बोल रहे हैं। इतना वो उन्होंने मेहनत किया है और उसमें आप सब ने उनका साथ दिया, आपने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं आपको बताऊं, राइटर ने मुझसे कम कंटेंट मांगा, मुझे कंटेंट अनंत ने जाना मांगा। मुझे रोज वो वीडियो मांगता था, उसने 100-150 घंटे का वीडियो देखा है योगी जी का, हर इंटरव्यू देखा है, और फिर उसके कमरे में वो फोटो प्रिंट करके रखता था योगी जी के, हर तरह के, छोटे के, बड़े के, भाव के, हंसते के, रोने के, पूरे कमरे में होटल में वो लगा के रखता था स्टिकी से। और मैंने कहा कैसे देख के, कह रहा देख के मेरे भाव आते रहेंगे। बहुत मेहनत करी। लेकिन देखिए ये अब दो अगर आप देखें तो यंग जनरेशन एक तरफ है कि वो रील्स और इन सब में है, और एक इसी जनरेशन से एक ऐसे इंसान भी हैं जो किरदार में इस तरह से ढलते हैं कि वो जीवंत लगे, पर्दे पे आपको जीवंत दिखाना है। और आप सभी एक दो शब्द बार बार आ रहे हैं कि हार्ड वर्क किया सबने, लॉयल्टी दिखाई, ऑनेस्टी दिखाई। मुझे लगता है कि यही होता है विश्वास, और विश्वास से ही विश्वसनीयता बनती है। बिल्कुल, यही बिल्कुल, एक बिल्कुल। चीज़ है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप नीरज जी अभिनेता, गायक, नेता, सारा जो एक मिक्सचर कहना चाहिए वो यहाँ पर दिख रहा है। तो जब आप इस पूरी फिल्म को कर रहे होंगे, बहुत बार आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ जीवन के इस पड़ाव पर ये मोमेंट भी था जो रिकॉल हुआ होगा, अच्छा ये भी हुआ था और आज मैं उससे जी रहा हूँ। वो मोमेंट कोई याद है आपको? बहुत सारे मोमेंट हैं इस मूवी में। और जैसे कि मैं भी जब पढ़ाई करता था और जब मैं उसी उत्तर प्रदेश का मैं हूँ, तो मैं जब वो सिस्टम देखता था, मैं वहाँ की जो राजनीतिक परिवेश था देखता था, तो मुझे बहुत इरिटेशन होता था कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये कब बदलेगा।
तो जब मैं इस फिल्म में वो सारे सीन देखता हूं कि जहां पे योगी जी जब अजय थे और वैसे ही माहौल को देख रहे थे, तो उनके अंदर वो आग वही थी। और सबसे बड़ी बात कि कोई व्यवस्था आपको ठीक नहीं लग रही है, ये फिल्म क्यों देखना चाहिए, ये भी मैं कारण बताता हूं कि कुछ भी आपको समाज में गलत लग रहा है तो उसको बदलने की क्षमता रखिए। आप उसको बदलिए, तो कौन बदलेगा? अगर आपको गलत लग रहा है तो आप बदलिए। और वो चीज करके दिखाया योगी जी ने कि अगर उनको सिस्टम में कुछ गलत लगा, समाज में कुछ गलत लगा, राजनीति में कुछ गलत लगा, तो उन्होंने उसको बदला। बिल्कुल। और ये सीख इस फिल्म से सबको मिली फिल्म करने के दौरान, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये फिल्म लोग देखेंगे तो उनको भी ये सीख मिलेगी कि भाई जीवन में कैसे अपने आप को साबित करना है, और जो कुछ गलत लग रहा है तो उसको कैसे बदलना है। और शायद यही वजह रही कि 17 के बाद पुनः उनको दोबारा जब चुना गया है तो उसके पीछे भी वही विश्वास था, वही बदलाव था। और क्योंकि शांतनु जी, मैं फिर कहूँगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अक्सर मैं आपको देखती हूँ, तो हम लोग कहते भी हैं पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, जो बना दिया बस उसी पर पॉलिटिक्स चलने लगती है। लेकिन जब फिल्में बनती हैं तो आपने जैसे शुरू में कहा कि परसेप्शन बना कर मत चलिए, पहले फिल्म देखिए और उसके बाद आप सोचिए कि Yes, क्या है। बिल्कुल। लेकिन इस फिल्म के आने के पहले कंट्रोवर्सी तो शुरू हो चुकी है। कुछ ऑपोजिट पार्टी इसे टोटली कह रही है कि ये 2027 के पहले का एक गेम चेंजर होने वाला है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, किसी ने कहा कि ये तो बिहार चुनाव के लिए आ रही है। मैंने कहा फिर मैं नीतीश कुमार की बनाता। फिर किसी ने तो 27 में इलेक्शन के लिए, मैंने कहा फिर मैं 27 में लॉन्च करता, मैं 26 के अंत में तो लाता। मतलब मैं पागल हूँ कि अगर मुझे इलेक्शन के बनानी है तो भूल जा, जनता की मेमोरी 3 पिक्चर और आ जाएगी, 5 पिक्चर और आ जाएगी। तो और भारत में इतने चुनाव होते हैं तो फिर तो पिक्चर ला ही नहीं पाएंगे कभी ना। वो कहेंगे अभी तो प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, अभी मेयरी के चुनाव आ रहे हैं, अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो ये तो आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, काम है कहना। तो देखिए, इस कहानी से बहुत सीख मिलती है हमें। जैसे अपने दिनेश सर ने कहा कि उसको मैं एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ। जो मैसेज में आजकल क्या होता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, केले का छिलका है फेंक दिया, अरे मेरे अकेले के फेंकने से क्या होगा? हम यही सोचते हैं। किसी ने कुछ खाया, रास्ते पे फेंक दिया। बदलाव वहीं से चालू होगा जब आपने अपने छिलके को उठा के डस्टबिन में डाला। बिल्कुल। हर इंसान यदि वो करे, हर इंसान योगी जी बने, तो ये देश स्वर्ग बन जाएगा। और योगी जी बनने से वो मतलब नहीं है कि आप जो है मतलब संन्यास ले लीजिए, नहीं। योगी जी क्यों है? क्योंकि अनुशासित है, अनुशासित है। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि अनुशासनहीन हो जाइए आप। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, किसी एक को भी लगा ना कि हाँ यार मुझे रेड लाइट पे रुकना चाहिए, तो भी हमारा देश बदल जाएगा। अगर इतनी सी हम एक आदमी ये छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर की बदल ले। आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू तो अगले 2-3 घंटे तक भी चलता रहे तो बातें यूं ही होती रहेगी। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही, और क्योंकि हमारे साथ अभिनेता के साथ साथ नेता है, इसलिए ये सवाल मैं इधर लेकर आ रही हूँ कि आपने कहा कि अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज क्या हो गया है कि जब कोई अनुशासन के साथ कड़े फैसले लेता है तो उसे तानाशाह कह दिया जाता है। ये जो एक शुरू कर दिया गया है, ट्रेंड चल पड़ा है कि मतलब आप अनुशासन चाहते हैं और इसीलिए कड़े फैसले लेते हैं। योगी जी के साथ यही है, कड़े फैसले, बड़े फैसले, क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य है, लक्ष्य है कि सब कुछ साफ सुथरा, सब कुछ अच्छा हो, अनुशासन के साथ हो। लेकिन उसी को ही तानाशाह कहना जाता है। तो जो लोग भी ये बात कहते हैं ना, उनको फिर थोड़ा पीछे जाना चाहिए और फिर अपने देश की हालत, अपने प्रदेश की हालत, समाज की हालत पे गौर करना चाहिए कि जब इस तरह के कड़े फैसले लेने वाले लोग नहीं थे तब क्या हालत थी। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में मतलब कानून व्यवस्था जीरो। एक समय ऐसा भी था, जेल में बैठ माफिया जो चुनाव जीत रहे हैं। प्रयागराज से मैं जानती हूँ अधिका माफिया आप अच्छे से जानती हैं, आप अच्छे से जानती हैं। तो एक समय वो भी था कि गुंडे माफिया प्रदेश चला रहे थे और न कोई बेटी सुरक्षित थी,
ना कोई व्यापारी सुरक्षित था, ना कोई वहाँ व्यापार लगाने को तैयार था, ना कोई वहाँ रोजगार लेके आने को तैयार था, यहाँ तक कि कोई शूटिंग नहीं करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते थे नहीं नहीं भैया नहीं साल जाएंगे। की 100 150 200 पिक्चर उत्तर प्रदेश में शूट हो रही है। लेकिन जब कोई कड़ा फैसला लेने वाला आता है ना, तो ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे बदलाव आता है कि आज वही उत्तर प्रदेश है जहां गुंडे माफिया जाने से पहले उनकी पैंट गीली हो जाती है। वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े से बड़ा रोजगार लग रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था एकदम जीरो थी, आज कोई कानून तोड़ के दिखाए, किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये बदलाव तो तभी आएगा जब कड़ा फैसला लिया जाएगा। तो यानी ये कह सकते हैं कि वो तानाशाही अच्छी जो समाज को सुरक्षित और स्वच्छ रखे। बिल्कुल। अगर वो तानाशाही है तो वो अच्छी है। अरे भगवान कहते हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। वाह वाह, वाह वाह दिनेश जी। न्याय के लिए अगर आपको किसी को दंडित करना पड़े तो करिए, भले वो आपका भाई ही क्यों ना हो। तो आज अगर हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा भारत लगातार विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के विजन पे पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तो वैसे में कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और जो लोग आलोचना करते हैं उनसे हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लावड़ी जी हाँ। मैं आपसे अब एक छोटा क्वेश्चन पूछ जी, रहा हूँ। जी। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जब भी आप प्रयागराज से आई हैं, रात के 10 बजे या 11 बजे आपके पेरेंट्स आपको बाहर जाने देते थे? नहीं जाने देते। आज जाने देते हैं? और हाँ, ये आज इसी तो- इसी बात में हम इसमें शूट कर रहे हैं रात के 9:30 बज रहे हैं। शायद आप करती के शूट ऐसे 7-8 पहले कि आपको घर जाना है अभी। मैं 2-2 बजे तक स्टूडियो से निकलती हूँ और बहुत आराम से अपने घर पहुंचती हूँ। तो आप तो ये- खुद फैसला करिए या सही तो है अगर या गलत ऐसे है? ऐसे राज्य को बनाने के लिए कोई तानाशाह कहता है तो कहने दीजिए। हमें ये सुनना पसंद है, लेकिन हमें इस देश में, इस प्रदेश में गुंडागर्दी पसंद नहीं है। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमारा देश जो है वो डर के जिए, हमारी बेटियां, हमारी बहनें डर के जिए, कोई भी व्यापारी डर के जिए, ये हमें नहीं चाहिए। अगर हमें कड़े फैसला लेने के लिए कोई हमें कुछ उपाधि देता है तो ले लेंगे। अच्छा, Well इसमें said. अभी ट्रेलर में ही हम शुरू में ही देख रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसने बहुत अगर हम पॉलिटिकली नहीं नहीं, इसमें ये नहीं है। इसमें इस फिल्म में ये लाइन है कि एक हैं हाँ। तो सेफ हैं। नहीं तो वो आगे का वर्जन था एक्चुअली। वो ये इसलिए कहा गया, आगे का था। वो इसलिए कहा गया हाँ। क्योंकि देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है यस और हम अनेक होते हुए भी एक हैं, यही हमारी ताकत है। और जब तक हम एक हैं, कभी भी चाहे कोई दुनिया में कोई ताकत हो, वो हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। तो एक रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा मैसेज है, यस। इसमें बुराई क्या है। जी। तो शांतनु जी, चलते चलते अब लास्ट मैसेज आप सबकी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? पहले अजय जी। हाँ। आप सबके लिए बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर फिल्म बनाई गई है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक फिक्शनल कहानी है, शांतनु जी की बुक से उठाई हुई। प्लीज़ आइए 19 सितंबर को सिनेमाघरों में, और सब मिलके अपना प्यार दें। आपके प्यार पे डिपेंड करेगा कि हमें उसके ऊपर दूसरी कहानी बनानी चाहिए या नहीं। धन्यवाद। रविंद्र जी। मैं भी यही कहूँगा कि 19 सितंबर को ये फिल्म देखने जाइए और देखने के बाद अपनी राय बनाइएगा पिक्चर पे। यस। ये किसी भी के कहने पे आके आप अपनी राय मत बनाइएगा। आप फिल्म ज़रूर देखिए और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। ये निवेदन करूंगा कि आप ऐसा मत सोच लीजिए कि मैं योगी जी का शिष्य हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता भी हूँ, तो इसलिए कोई पॉलिटिकल फिल्म होगी, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग मूवी है और एक ऐसी बुक पे आधारित मूवी है जो बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। पर हम जानते हैं कि किताबें अगर 1 लाख लोगों तक पहुंचती है, तो अगर हम उस पर फिल्म बना दे तो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो यही उद्देश्य है कि आप तक ये फिल्म पहुंच जाए और ये मैसेज पहुंच जाए। तो ये मैसेज आपके तक पहुंचे, आपके बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए आप 19 तारीख को ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि हमारे निर्देशक साहब ने कहा कि आप पहले देखिएगा फिर राय बनाइएगा,
कि हमने ये फिल्म राजनीति के लिए बनाई है या समाज में एक अच्छी फिल्म देने के लिए बनाई है। शांतनु जी, किताबें बोलती हैं और ये किताब अब बोलने वाली है। ये किताब बोल चुकी है और मैंने तो एडिटिंग स्टूडियो में स्क्रीनिंग जितनी डायरेक्टर साहब ने दिखाई 8-9 बार देख चुका हूँ पिक्चर, ये तो 50 बार देख चुके हैं। और उन हर 10 बार के बाद भी मैंने एक महीने में 5-6 बार देखी, हर 10 मिनट बाद सीटी मारने का मन करता है, हर मिनट बाद चिल्लाने का मन करता है, जयकारे लगाने का मन करता है। तो वो शिक्षा भी देती है और साथ साथ में आपको मनोरंजन भी देती है। हर वो पेरेंट, हर वो अभिभावक, हर वो माँ बाप देखने चाहे जो अपने बच्चे में योगी आदित्यनाथ की देखता है, जिसको एक बड़ा लीडर देखता है। हर वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट देखने जाए जो देखे कि राजनीति होती क्या है। राजनीति सेल्फलेसनेस का नाम है, कृष्ण राम से कैसे राजनीति सीखें। हर वो यूथ देखने जाए जो कभी उसका ब्रेकअप हो गया, कभी नंबर कम आए तो सुसाइड नोट लिखना शुरू कर देता है। वो देखिए किस तरह से वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके जीवन में इतनी मुश्किलें आई। तो मेरे ख्याल से सबकी पिक्चर है, मनोरंजन की पिक्चर है। मेरे ख्याल से भारत में इस फिल्म को आपको एक फेस्टिवल, आपको एक त्यौहार बना देना चाहिए। वाह, और वैसे भी ये त्योहार के पहले ही आने वाले त्यौहार के सीजन में आ रही है। त्योहार के लेकिन सीजन में आ शांतनु रही जी, यह त्यौहार कब आ रहा है? ये त्यौहार आ रहा है 19 सितंबर को। अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों के लिए, देखिए आप लोग सब योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं, उनके जीवन को देखिए, और ऐसी पिक्चरें नहीं चलेंगी तो ऐसे निर्माता नहीं आएंगे फिर। तो ऐसी पिक्चरें बनेंगी और मनोरंजक पिक्चर है, मैं बता रहा हूँ, केवल सीख के लिए नहीं, मनोरंजक पिक्चर है। आप ताली बजाते, बाबा बैठ गया गाते हुए, नीरव जी गाने गाते हुए बाहर निकलेंगे, ये गारंटी है। तो नीरवा जी, अभी हम लोग इस इंटरव्यू का एंड भी गीत के साथ ही करेंगे, गाना गुनगुनाते हुए। बिल्कुल, मैंने योगी जी के ऊपर एक गाया था, घुस जाल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के। तो ये बाबा का बुलडोजर जो है वो क्यों चलता है और चलता है तो कैसे विकास की लहर दौड़ती है, वो देखने के लिए आप लोग 19 तारीख को सिनेमा घर में आइए और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री राम। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे सुदर्शन परिवार की तरफ से। और जितनी देर अभी ये इंटरव्यू चला, मेरे तो दिमाग में बहुत सारी सीन्स अभी से आ रही थी, और मैंने जैसे कहा कि अभी ये इंटरव्यू हम अगर 2-3 घंटे भी करते रहते तो ये चलता रहता, लेकिन अभी इंटरव्यू नहीं, अब बारी है फिल्म को देखने की। 19 सितंबर को ये फिल्म देखिएगा ज़रूर, और ख़ास तौर से ये फिल्म आज की युवा पीढ़ी को देखनी चाहिए। और जैसा कि अभी हमारे गेस्ट ने बताया भी कि ये फिल्म आप पॉलिटिक्स को सोचकर, राजनीति को सोचकर जाएंगे तो शायद आप वो नहीं सीख पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे जो ये फिल्म दिखाना और समझाना चाहती है। जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य ये बहुत मायने रखते हैं। इस फिल्म में लक्ष्य भी है, इस फिल्म में उद्देश्य भी है। तो इस फिल्म को 19 सितंबर को देखेगा जरूर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। तो इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।